हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि रिस्क असेसमेंट फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक अटैच कर देता हूँ। रिस्क असेसमेंट फॉर्म को फिल करना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पर जो रिस्क असेसमेंट फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्मेट को, ये आयुष का फॉर्मेट है, लेकिन सिमिलर फॉर्मेट, इसी तरह का मिलता जुलता फॉर्मेट जो है वो निबोश HSW में, निबोश IG में, मतलब 2-3 पॉइंट्स मैच करते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। इवन अगर आप वर्क प्लेस पे भी काम कर रहे हैं तो वर्क प्लेस पर भी आपको इससे मिलता जुलता फॉर्मेट ही यूज़ करना होगा। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे फॉर्मेट में, लेकिन जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो आपको ऑलमोस्ट सेम होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नहीं किया है अगर आपने तो। एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पहला ऑप्शन है नेम ऑफ असेसर। यहाँ पे आपको नाम लिखना है उस आदमी का जो रिस्क असेसमेंट को कैरी आउट कर रहा है। लाइक अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं और आप ये रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम जो आप देख रहे हैं, डेट का कॉलम, इस कॉलम में आपको डेट लिखना है। कब का डेट लिखना है? जिस दिन आप ये रिस्क असेसमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर जिस दिन आपने रिस्क असेसमेंट कैरी आउट किया है। तो लेट्स से कि अगर आज 25 तारीख है 25, तो आप यहाँ पर 25/7 और 2020, ये एक सैम्पल है। जब भी डेट आप फिल कर रहे होंगे आप वहाँ पर डेट फिल कीजिएगा। नाउ इसके बाद यहाँ टाइम, आपको टाइम मेंशन करना होता है कि जिस टाइम आपने ये रिस्क असेसमेंट किया था। लाइक आप वर्क प्लेस पर थे 25 तारीख को, लेट से 2 बजे 2 PM या फिर 3 PM, या सुबह में आपने रिस्क असेसमेंट किया 11 बजे, तो आपको वो टाइम यहाँ पर मेंशन करना होता है टाइम वाले कॉलम में। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको रिमाइंड कराते हैं कि वर्क प्लेस पर भी जो आप रिस्क असेसमेंट का फॉर्म यूज़ कीजिएगा उसमें डेटा यही रहेगा, इंफॉर्मेशन सेम रहेगा, बस डिज़ाइन थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, इसके बाद ये वर्क एरिया, ये वर्क एरिया समझिए आप, इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। वर्क एरिया में आपको 3 चीज़ लिखना होता है। कोई भी स्टैंडर्ड रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट अगर आप फिल कीजिएगा तो आपको 3 चीज़ लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कंपनी का नाम। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा? आपको कंपनी का नाम लिखना होगा। कंपनी का नाम लिखने के बाद आपको सेकंड प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा। हर प्रोजेक्ट का अपना एक नाम होता है, तो आपके प्रोजेक्ट का जो नाम है आप उस नाम को यहाँ पर फिल कीजिएगा। और इसके बाद उस प्रोजेक्ट के किस लोकेशन पर आपने ये रिस्क असेसमेंट किया है। लाइक कारपेंटर वर्कशॉप में थे आप, या आप मैकेनिकल वर्कशॉप में किया आपने, या फर्स्ट फ्लोर पर किया आपने, मेन बिल्डिंग में किया आपने, जो भी आपके वर्क एरिया का नाम है। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को इसमें अधूरी इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जब वो एग्जाम में इस पेपर को सबमिट करेंगे, चाहे वो निबोश IG का एग्जाम हो या आयुष का हो, वहाँ पे मार्क्स कट जाया करता है, इस पे भी मार्क्स कटता है। तो आप तीनों चीज़ को यहाँ फिल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिएगा टास्क बीइंग असेस्ड, ये ऑप्शन, इसमें भी मैंने गलती करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है। बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोज़ भी मैंने देखे जहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। टास्क बीइंग असेस्ड में गलती लोग कैसे करते हैं, जैसे कि मान लिया आपने टास्क बीइंग असेस्ड में यहां पर लिख दिया वर्क एट हाइट, वर्क एट हाइट। ये वर्क एट हाइट अगर आप देखेंगे गौर से तो ये कोई काम नहीं हुआ, इट्स नॉट अ जॉब, ये कोई जॉब नहीं है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट अगर स्कैफोल्ड पे काम चल रहा है तो बी स्पेसिफिक होइए कि कौन सा काम चल रहा है। ग्राइंडिंग चल रहा है, फॉर्म वर्क चल रहा है, रीइंफोर्समेंट का काम चल रहा है, कास्टिंग का काम चल रहा है, स्कैफोल्ड एरेक्शन का काम चल रहा है, स्कैफोल्ड डिसमेंटलिंग का काम चल रहा है। आपको एक्टिविटी का नाम लिखना है कि यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी हो रही है, आपको स्पेसिफिकली। जैसे कि अगर आपने हॉट वर्क लिख दिया तो फिर से गलत हो जाएगा। वो हॉट वर्क में बहुत सारे काम आ सकते हैं। हॉट वर्क में क्या हो रहा है? ग्राइंडिंग हो रहा है, कटिंग हो रहा है, या फिर वाटर प्रूफिंग का काम हो रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर राइटिंग टास्क बीइंग असेस्ड। जब आप टास्क बीइंग असेस्ड में लिख रहे हैं तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेन फॉर्म की तरह। यहां पर है व्हाट इज द हैजर्ड, यहां पे आपको क्या करना है? हैजर्ड लिखना है कि हैजर्ड यहां पर क्या है। इसके बाद हु माइट बी हार्म्ड,
किसको नुकसान होगा। थर्ड है आपका हाउ माइट पीपल बी हार्म्ड, कैसे नुकसान होगा। तो अभी इसको हम टाइप करके आपको शो करते हैं ताकि आप ज्यादा बेहतर ढंग से इस फॉर्मेट को समझ पाइए। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, नेम ऑफ एसेसर, मान लीजिए आपका नाम एक XYZ, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं XYZ कुमार। यहां पे आपको अपना नाम फिल करना होगा और इसके बाद आप यहां पर डेट, जिस डेट को आप रिस्क असेसमेंट कैरी आउट कर रहे हैं, आप वो डेट फिल कीजिएगा। तो जैसे कि आज 4 तारीख है, तो हमने यहां पर 4 और जुलाई 2020 ये डेट फिल किया मैंने, क्योंकि आज हमने रिस्क असेसमेंट किया ये। नाउ नेक्स्ट टाइम का ऑप्शन है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, जितने बजे आपने असेसमेंट किया है उतने बजे का टाइम आप मेंशन करेंगे। जैसे कि अगर 2 बजे आपने दोपहर में किया है तो आप यहाँ पर 2 PM मेंशन करेंगे। वर्क एरिया के बारे में हमने कहा था कि वर्क एरिया में आपको मेंशन करना है सबसे पहले कंपनी का नाम। लेट्स से कि कंपनी के नाम में आपने मेंशन किया L&T कंस्ट्रक्शन, ये आपके कंपनी का नाम हो गया। कंपनी के नाम के बाद आपको मेंशन करना है प्रोजेक्ट का नाम। तो लेट्स से आपका प्रोजेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका नाम है। और इसके बाद आपको मेंशन करना है किस लोकेशन पर काम चल रहा है। तो लेट्स से दे कि मेन बिल्डिंग, यहां पर आपका वर्क एक्टिविटी चल रहा है। ये हुआ कंप्लीट वर्क एरिया। अगर आप इससे कम लिखते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा, मार्क्स आपका कट जाएगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आइए टास्क बीइंग असेस्ड, कौन सा काम है जिसका आप असेसमेंट करने के लिए गए हुए हैं। तो आपको यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक होना है। तो हम एक बहुत ही कॉमन सा काम चूज करते हैं, ऐसा काम जो लगभग सारे प्रोजेक्ट्स पर होते हैं। तो लेट्स से कि मैंने चूज किया स्कैफोल्डिंग इरेक्शन। स्कैफोल्डिंग इरेक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। अब आइए मेन बॉक्स पे, व्हाट इज द हैजर्ड, यहां पर खतरा क्या है। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स यहां पे हैजर्ड में फॉर एग्जांपल लिख दिया फॉल फ्रॉम हाइट और छोड़ देते हैं फॉल फ्रॉम हाइट लिखने के बाद। नाउ यू हैव टू गिव अ सर्टेन आइडिया, क्लियर पिक्चर देना होता है कि आखिर बंदा यहां से गिरेगा कैसे। आपने कहा फॉल फ्रॉम हाइट, कैसे गिरेगा, कुछ आपको वहां रीजंस, अनसेफ कंडीशन आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है। क्योंकि अगर आप ओनली फॉल फ्रॉम हाइट लिखकर आगे बढ़ते हैं तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को निबोश IG में प्रैक्टिकल पेपर में फेल करते हुए, या HSW में, या फिर बहुत बार आप रिस्क असेसमेंट को बनाकर जब कंसल्टेंट या क्लाइंट को सबमिट करते हैं तो वो अप्रूव नहीं हो पाता है। यही रीजन है, आपको यहाँ पर एक क्लियर आइडिया देना होता है। आपको वहां पर अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। तो फॉल फ्रॉम हाइट, मान लीजिए कि आपने वहां पर ऑब्जर्व किया था, आपने ऑब्जर्व किया गार्ड रेल्स नॉट इंस्टॉल्ड। आपने देखा कि गार्ड रेल इंस्टॉल नहीं है, इसलिए वर्कर जो है फॉल फ्रॉम हाइट से गिर सकता है। साथ ही साथ आपने देखा इनकॉम्पिटेंट वर्कर, वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है वर्क एट हाइट की, इनकॉम्पिटेंट वर्कर। अब ये 2 पॉइंट से ये क्लियर हो जा रहा है कि ओके, इससे क्लियर हो रहा है कि ये 2 फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स की वजह से वर्कर हाइट से गिर सकता है। अगर आप सिर्फ फॉल फ्रॉम हाइट लिखकर छोड़ देते हैं तो एक सर्टेन आइडिया नहीं मिलता है, क्योंकि असेसर जो होगा वो सबमिशन करने के बाद सामने वाला बंदा जिसके पास आप सबमिट करें वो सोचेगा कि फॉल फ्रॉम हाइट क्यों होगा, कैसे होगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, हु माइट बी हार्म, किसे नुकसान हो सकता है। तो यहां भी मैंने देखा है बहुत बार लोगों को गलती करते हुए कि वर्कर्स, मतलब वर्कर्स को नुकसान हो सकता है लिख के लोग छोड़ देते हैं। नहीं, वर्कर्स नहीं, वर्कर जो ऊपर काम कर रहा है स्काफोल्ड पे उसको तो नुकसान होगा ही, लेकिन साथ साथ उस स्काफोल्ड के नीचे से जो पासर बाई लोग गुजर रहे हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। और किसको, फोरमैन को भी नुकसान हो सकता है। और किसको, अगर आसपास में कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं या एजेंसी वर्कर्स अगर हैं आसपास में तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप सारे ग्रुप ऑफ वर्कर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो यहां पर आपका रिस्क असेसमेंट अधूरा रह जाता है। तो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई एवरी ग्रुप ऑफ पीपल हु माइट बी एक्सपोज्ड टू द रिस्क, जो रिस्क से एक्सपोज्ड हो सकते हैं। हो सकता है उस वक्त वहां पर कोई नहीं हो,
लेकिन ये काम अगर आपका 3 घंटे चलने वाला है या 5 घंटा, तो उस 5 घंटे के ड्यूरेशन में कौन कौन लोग वहां से जा सकते हैं और किसको किसको खतरा हो सकता है। ना आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि फॉल फ्रॉम हाइट से तो वो आदमी गिरेगा जो ऊपर है, तो एजेंसी वर्कर को या फोरमैन को कैसे नुकसान होगा। अगर वो आदमी गिरता है और नीचे फोरमैन के ऊपर गिर जाता है तब तो उसको भी नुकसान होगा। तो आपको उसको भी नुकसान, जिसको नुकसान हो रहा है उसको भी आइडेंटिफाई करना है। नाउ द थर्ड कॉलम, तीसरा कॉलम है हाउ माइट पीपल बी हार्म, कैसे नुकसान होगा। तो कैसे नुकसान होगा, जाहिर सी बात है गिरने से, ड्यू टू फॉल फ्रॉम हाइट, किस कारण से, ऊंचाई से गिरने की वजह से। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम देखिएगा, यहां पर पूछा जा रहा है एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल मेजर्स। इसका मतलब यह है कि पहले से वहां पर क्या कंट्रोल मेजर लिए गए हैं। तो पहले से कंट्रोल मेजर क्या लिए गए हैं, मान लीजिए कि वहां पे पहले से जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन लोगों ने फुल बॉडी हार्नेस पहना हुआ है, तो आप लिख सकते हैं वर्कर्स आर यूजिंग फुल बॉडी हार्नेस। ये पहले से वहां पर कंट्रोल मेजर लिया गया है। एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस कंट्रोल मेजर को ध्यान में रखते हुए रिस्क की रेटिंग को कैलकुलेट कीजिए कि कंट्रोल मेजर के बाद भी वहां पर क्या रिस्क का लेवल बचा हुआ है, राइट। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, रिस्क मैट्रिक्स एंड रिस्क कैलकुलेशन। आप प्लीज उस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क कैलकुलेशन का। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं या वो देखने के बाद यहाँ रिस्क रेटिंग को कैलकुलेट कीजिएगा तो आप बिल्कुल सही रिजल्ट पे पहुंचिएगा। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ हार्नेस पहनने से खतरा दूर नहीं हो रहा है, अभी भी चांसेस हैं और 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि वर्कर्स गिर सकते हैं, नीचे के लोगों को चोट लग सकती है। तो यहाँ पर लाइक्लीहुड को मैंने 4 मार्क्स दिया और चोट ज़्यादा लग सकती है तो कॉन्सिक्वेंस को भी 4 दिया और हमारे रिस्क का लेवल जो आया वो 16 आया। नाउ अगर आपको ये रिस्क रेटिंग देखकर कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, रिस्क मैट्रिक्स और रिस्क कैलकुलेशन के वीडियो को देखिए आप। नाउ अब एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर आपको क्या लगता है और कौन कौन से कंट्रोल मेजर हम दे सकते हैं जिसको देने के बाद इस रिस्क के लेवल को कम किया जा सकता है। तो लेट्स से कि आपने यहां पर दिया सबसे पहले ट्रेन द वर्कर्स, कि आप वर्कर्स को ट्रेन कीजिए, उनको कॉम्पिटेंट बनाइए, ये आपका पहला कंट्रोल मेजर था। दूसरा कंट्रोल मेजर में आपने मेंशन किया कि बैरिकेड द एरिया बैरिकेड कीजिए ताकि ऊपर से कोई गिरे तो पासर बाई एटलीस्ट जो है उनके ऊपर न गिरे, उनको नुकसान न हो। और तीसरा यूज गार्डरेल्स, इफ गार्डरेल्स यूज कीजिए, अगर गार्डरेल यूज करना पॉसिबल नहीं है यूज लाइफलाइन। ओके, ये आपने 3 कंट्रोल मेजर यहां पर सजेस्ट किया। अगर और भी कंट्रोल मेजर्स आपके पास हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोवाइड एक्टिव मॉनिटरिंग, वहां पर मॉनिटरिंग दीजिए, प्रोवाइड सुपरविजन, वहां पर सुपरविजन दीजिए आप। तो और एडिशनल कंट्रोल मेजर्स आपके पास हैं तो आप वहां पर लिख सकते हैं, तब तक आपको लिखना है जब तक रिस्क कंट्रोल नहीं हो जाता है। अब इसके बाद अगला कॉलम जो है, ये कॉलम है आपका रेसिडुअल रिस्क का। नाउ रेसिडुअल रिस्क क्या होता है, द लेवल ऑफ रिस्क दैट रिमेन्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर इज नोन एज रेसिडुअल रिस्क। कंट्रोल मेजर लगाने के बाद जो रिस्क का लेवल बच जाए उसे रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। तो ये सब कंट्रोल मेजर लगाने के बाद ऑब्वियसली लाइक्लीहुड क्या हो गया, लाइक्लीहुड आपका कम हो गया। लेट्स से लाइक्लीहुड 2 हो गया। अब ऊपर से वर्कर्स के गिरने के चांस या नीचे के लोगों पे गिरने का चांस 50% से कम हो गया है। तो लाइक्लीहुड को मैंने दे दिया 2 मार्क्स और चूंकि कॉन्सिक्वेंस सेम है, अभी भी गिरेगा तो चोट उतनी ही लगेगी, तो यहां पर मैंने 4 मार्क्स दिया। तो मेरा जो रिस्क का लेवल आया वो कितना आया, 8 आया। दिस इज द लेवल ऑफ रेसिडुअल रिस्क। ये रेसिडुअल रिस्क का लेवल है। देखा आपने, पहले 16 था, अब ये घट के क्या हो गया, 8 हो गया। अब अगला जो ऑप्शन है, द नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्शन मॉनिटर्ड बाय होम। ये जो कंट्रोल मेजर आपने सजेस्ट किया है, इसको लगाने की जिम्मेदारी किसकी है। नाउ कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग कंपनी में अलग अलग लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। कुछ कंपनीज में ये जिम्मेदारी इंजीनियर्स की होती है, साइट इंजीनियर्स की। कुछ कंपनी में ये जिम्मेदारी फोरमैन या सुपरवाइजर की होती है।
कुछ कंपनी में ये सारी जिम्मेदारी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स की होती है। तो अब आपको देखना है कि आपके कंपनी में ये जिम्मेदारी किसको असाइन की गई है। आपको वहां पर उसका डेजिग्नेशन लिखना है, नाम नहीं। जैसे कि आपने यहां पर लिखा साइट इंजीनियर्स एंड सेफ्टी ऑफिसर, ये आपने क्लियर कर दिया कि दोनों की जिम्मेदारी है। साइट इंजीनियर ये लगाएगा कंट्रोल मेजर और सेफ्टी ऑफिसर जो है उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। अब यहां पर है एक्शन मॉनिटर्ड बाय व्हेन, मतलब ये काम कब तक हो जाना चाहिए। आपको वहां पर एक टाइम स्केल देना होगा। अगर रिस्क का लेवल बहुत हाई है, वेरी हाई है, तो इमीडिएटली होना चाहिए। अगर रिस्क का लेवल मीडियम है तो आप एक सर्टेन टाइम स्केल दे सकते हैं। लो है तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो लेट से कि आपने यहाँ ऑब्जर्व किया था बहुत ज्यादा है, तो आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं, इमीडिएटली। इमीडिएटली की जगह आप 2 आवर्स 4 आवर्स भी दे सकते हैं अगर उस तरह का है तो, या फिर अगर उस दिन तक बर्दाश्त किया जा सकता है आप नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जैसा आपने फर्स्ट ऑप्शन फिल किया, फर्स्ट कॉलम फिल किया, उसी तरह से आपको बाकी के कॉलम्स को भी क्या करना है, फिल करना है। अब नेक्स्ट पेज आप देखिएगा, सेम हैजर्ड्स हैं, सेम कॉलम है आपका। नीचे थोड़े ऑप्शन चेंज किए गए हैं, जैसे यहां पर रिव्यू डेट। अब इस रिव्यू डेट में आपको क्या फिल करना है, यहां पर भी मैंने कैंडिडेट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है। रिव्यू डेट क्या होता है, इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी एम्प्लॉयर टू रिव्यू रिस्क असेसमेंट एटलीस्ट वंस ए ईयर। हर एम्प्लॉयर की लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम साल में एक बार वो अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करे। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें रोज कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वहां पर आपको फ्रीक्वेंटली बार बार रिस्क असेसमेंट रिव्यू करना पड़ता है। तो आप रिव्यू डेट में कोई भी डेट डाल सकते हैं, 1 महीने बाद का डेट, 10 दिन बाद का डेट, 2 महीने बाद का डेट, 6 महीने बाद का डेट, लेकिन ये 1 साल से ज्यादा का डेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 1 साल से ज्यादा का डेट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क असेसमेंट लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर रहा है और वो वहां पर अनसूटेबल हो जाएगा। तो यहां पर आप रिव्यू डेट देंगे और सिग्नेचर में आपको अपना साइन करना होता है। तो दिस इज हाउ यू कैरी आउट अ रिस्क असेसमेंट। इस तरह से आप रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियोज। टेक केयर,